नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज ग्रोथ एकेडमी में। तो वीडियो की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंच चुके हैं अपने नए टॉपिक पर, जहां पे हमें आज पढ़ना है फलन। फलन को इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शन, इसे प्रतिचित्रण या मैपिंग भी बोलते हैं। ये मैपिंग या प्रतिचित्रण क्यों बोलते हैं अभी आपको समझ में आएगा आगे। तो देखिए, कल की वीडियो में मतलब पिछले वीडियो में हम पढ़े थे संबंध। तो संबंध जो होता था वो एक क्रॉस ए का या एक क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता था। तो इसी प्रकार ठीक उसी प्रकार है जो फलन होगा, जो संबंध होगा वो फलन का उपसमुच्चय होता है। अभी हम आगे समझेंगे। जैसे देखिए, परिभाषा में लिखा हुआ है कि फलन f, इसको स्मॉल f से दिखाते हैं। फलन f एक अरिक्त समुच्चय a से दूसरे अरिक्त समुच्चय b में इस प्रकार संबंधित होता है कि संबंध का प्रांत a हो तथा किसी भी दो क्रमिक युग्म का प्रथम अवयव समान न हो। ये उसका परिभाषा होता है फलन का। अब देखिए, ये कहना क्या चाहता है, अगर हम कोई भी समुच्चय a ले लेते हैं, हम कोई भी समुच्चय a ले लिए 1 2 3 4, और हम समुच्चय b ले लिए x y z, a भी ले लिए मान के चलिए। अब देखिए, अब फलन का जो परिभाषा ये कहता है कि हम समुच्चय इसको मैपिंग इसलिए कहते हैं कि हम इसको मैपिंग के प्रतिचित्रण के रूप में भी दर्शाते हैं। देखिए, ये हो जाता है हमारे पास समुच्चय ए को हम ऐसे लिख देंगे। इसमें हमारे पास हो जाएगा 1 2 3 4, और उसके बाद हम समुच्चय बी को लिख देंगे। इसमें हमारे पास हो जाएगा x y z और a। ठीक है, ए और बी इस प्रकार से संबंधित होगा। देखिए, ये x जाएगा यहाँ पे, ये y 2 जाएगा y पे, 3 जाएगा z पे और 4 जाएगा a पे। ये इस प्रकार का एक संबंध दिया गया है। तो देखिए, एक जो है वो x से संबंधित है, 2 y से संबंधित है, 3 z से संबंधित है और 4 जो है a से संबंधित है। तो फलन का परिभाषा तो ये हो गया हमारे पास फलन। इसको मैपिंग भी करते हैं। ये जो यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, ये इसका इमेज बन रहा है, यानी कि 1 का इमेज है x, 2 का इमेज है y और 3 का इमेज है z, 4 का इमेज है a। ठीक है, तो देखिए, तो जो फलन होता है वो ये कहता है कि ए के किसी भी एक एलिमेंट का 2 इमेज हो सकता है, लेकिन दो इमेज एक एलिमेंट का नहीं बनेगा। जैसे कहने का मतलब ये है, देखिए, अगर हम कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, अगर हम ले लिए कि a b c, इधर हम एलिमेंट ले लिए 1 2 3, अगर हम एक एलिमेंट का 2 इमेज बनाएंगे तो ये फंक्शन हो जाएगा। दो एलिमेंट का अगर एक इमेज बनेगा तो फंक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसी को अगर हम इस तरह से कर दें a b c और 1 2 3, अगर हम इसको ऐसे कर देते हैं, अगर हम इसको ऐसे कर देते हैं तो ये फलन नहीं माना जाएगा। क्योंकि देखिए, ये जो हमारा एलिमेंट बच गया, ये दो एलिमेंट्स का एक प्रतिबिंब बन रहा है और यहाँ पे 2 एलिमेंट का एक प्रतिबिंब बन रहा है। तो कंफ्यूजन ना हो इसके लिए, देखिए, जहाँ पे अगर सीधा तीर बनेगा, जो तीर बन रहा है वो इस तरह से बन रहा है। तीर हमेशा ऐसे होता है, तो जो हमेशा जो सीधा तीर बनता है वो फलन होता है, और जो उल्टा तीर बनता है जो इस तरफ बन रहा है वो फलन नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया फलन की परिभाषा। और फलन में एक और चीज होता है। देखिए, अगर हम कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं, इस वाले को लेकर के चलते हैं। चालू है, अपना पढ़ा लेना। दोस्तों, अगर हम ए में ये वाला एलिमेंट ले रहे हैं 1 2 3 4 और बी में a b c ले रहे हैं, तो देखिए, दो या 3 चीज होता है जिसमें ध्यान देना पड़ता है। फलन है कि नहीं है, वो आपको दे देगा और पूछेगा कि ज्ञात कीजिए फलन है कि नहीं है। तो देखिए, सबसे पहला मेथड होता है ये वाला। देखिए कि अगर ए वाले समुच्चय में अगर कोई भी एलिमेंट बचा रह जाएगा तो हमारा फलन नहीं होगा। ए वाले एलिमेंट में अगर आप इसको काफ़ी में नोट करते रहिएगा, अब उम्मीद है कि आप अपना नोट्स लेकर के बैठे होंगे। ठीक है, तो आप इसको काफ़ी में नोट करते रहिएगा कि अगर समुच्चय ए में कोई भी एलिमेंट अगर खाली बच जाता है, जिसका कोई प्रतिचित्रण नहीं बन पाता है,
तो वो हमारा फलन के अंतर्गत नहीं आएगा। लेकिन यदि बी समुच्चय में कोई अगर एलिमेंट खाली बच जाएगा तो उसे वो फलन के अंतर्गत आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम क्या करेंगे, इसमें एक और बढ़ा देंगे और इसका मैपिंग यहाँ पे कर देंगे, तब देखिए इसका तो सारा प्रतिबिंब बना है लेकिन इसका एक का प्रतिबिंब रह गया, तो ये फलन नहीं है, तो फलन नहीं है। ठीक है, और दूसरी तरफ एक ये वाला हो गया था, ये भी फलन, ये वाला फलन है और ये वाला फलन नहीं है। और दूसरी तरफ देखिए, एक ले लिए, दो ले लिए, तीन ले लिए, चार ले लिए, और फिर इसके बाद ए ले लिए, बी ले लिए, सी ले लिए। अगर हम इसका इसमें मैपिंग कर दें, इसका इसमें कर दें, इसका इसमें कर दें, इसका इसमें कर दें, देखिए अगर ध्यान से देखें तो ये फलन है कि नहीं है, ये फलन बिल्कुल है, क्योंकि हम देखिए सीधा तीर बन रहा है, ये वाला देखिए सीधा तीर बन रहा है। जहाँ सीधा तीर बनेगा वो हमारा फलन होगा, जहाँ सीधा तीर नहीं बनेगा वो फलन नहीं होगा। और देखिए हमसे बताया गया है कि जब ए वाले एलिमेंट में अगर एक ए वाले समुच्चय में अगर एलिमेंट बच जाता है तो फलन के अंतर्गत नहीं आएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ ए वाले समुच्चय में कोई भी एलिमेंट नहीं बचा है, बचा किसमें है, बी वाले में, तो बी वाले से कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। अगर बी वाले में कोई एलिमेंट बच गया है तो वो फलन के अंतर्गत आएगा, ये भी हमारा फलन है। ठीक है, तो आप ये वाला डायग्राम बना लीजिए, ये वाला बना लीजिए, ये वाला बना लीजिए। अब इसको ऐसे दर्शा सकते हैं मैपिंग से, ये आपका परिभाषा हो गया और ये एग्जाम्पल के माध्यम से हो गया। ठीक है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं इसके डोमेन के बारे में, इसके रेंज के बारे में, इसके कोडोमेन यानी कि स्वप्रांत, परिसर और प्रांत के बारे में। तो दोस्तों हम पढ़ लेते हैं फलन का प्रांत, स्वप्रांत और परिसर के बारे में। जिस तरह से हम संबंध वाले टॉपिक में पढ़े थे प्रांत, स्वप्रांत और परिसर, उसी तरह यहाँ पे भी होता है। तो देखिए प्रांत होता है f के सभी अवयव के प्रथम घटक के समुच्चय बराबर x कोलन x y बिलोंग्स टू f, f मतलब होता है फंक्शन। ठीक है, इसका परिभाषा हो गया, और परिसर का परिभाषा हो जाएगा f के सभी अवयव के द्वितीय घटक के समुच्चय। यानी कि अगर हम बात करें इस तरफ, अगर हम एक समुच्चय ले लेते हैं 1 2 3, और इधर हम ले लेते हैं समुच्चय b x y z a ले लेते हैं। ठीक है, एक का मैपिंग जाएगा, मान के चलिए x पे 2 का जा रहा है y पे और 3 का जा रहा है z पे। ठीक है, तो क्या कहा है, प्रांत की बात करते हैं। देखिए प्रांत f के सभी अवयव के प्रथम घटक के समुच्चय, प्रथम घटक के समुच्चय बोल रहा है, यानी कि जितना हमारा ये वाला हो जाएगा, ये वाला हमारा हो जाएगा प्रथम घटक हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा प्रांत। ठीक है, और देखिए और परिसर क्या बोल रहा है कि f के सभी अवयव के द्वितीय घटक के समुच्चय, द्वितीय घटक के समुच्चय, द्वितीय घटक कौन सा है, ये वाला है जो हमारा मैपिंग बना है, ये वाला हमारा हो जाएगा क्या, परिसर। और इसमें स्वप्रांत क्या हो जाएगा, जो स्वप्रांत होता है वो b का पूरा कुल समुच्चय होता है। ठीक है, जो पूरा टोटल समुच्चय जो निकलेगा पूरा का पूरा, वो हो जाएगा हमारा स्वप्रांत। यानी कि हमारा ये जो पूरा वाला जो है, ये वाला, ये हमारा क्या है, ये हमारा है स्वप्रांत। ठीक है, ये है हमारे पास स्वप्रांत। यानी कि प्रांत क्या हो गया, यानी कि जो प्रथम घटक का अवयव रहेंगे वो प्रांत हो जाएंगे, जो द्वितीय घटक के अवयव होंगे जहाँ पे मैपिंग बन रही है वो परिसर हो जाएंगे, और समुच्चय बी पूरा का पूरा समुच्चय बी हो जाएगा, तो हो जाएगा स्वप्रांत। अगर हम यहाँ से देखें तो अगर हम यहाँ से निष्कर्ष निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं, जो परिसर होता है, परिसर बोले तो रेंज इंग्लिश में, वो उपसमुच्चय होता है किसका, स्वप्रांत का, वो स्वप्रांत का उपसमुच्चय होता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये वाला, इसको घेर लीजिए। घेरने का मतलब हो गया, इसको जितना IMP लगा सकते हैं लगा लीजिए, ये बहुत हेल्प करने वाला है टॉपिक को समझने के लिए। देखिए परिसर जो हो गया वो स्वप्रांत का उपसमुच्चय है। देखिए इसमें बड़ा कौन सा होगा, परिसर और स्वप्रांत में स्वप्रांत बड़ा होगा, परिसर छोटा होगा। ये जो स्वप्रांत होगा परिसर को अपने अंदर समाहित कर लिया होगा। देखिए इसमें 4 एलिमेंट है और इसमें 3 एलिमेंट है। अगर ध्यान से देखेंगे तो x y z परिसर में है और x y z और एक इसमें है स्वप्रांत में है, तो ये x y z जो हो जाएगा वो स्वप्रांत का क्या हो जाएगा, उपसमुच्चय हो जाएगा। ठीक है, वो यहाँ पे लिखा गया है। अब इसी पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए प्रांत और स्वप्रांत को निकालने के लिए देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे
क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू 1 2 3 4 और उसके बाद से बोल रहा है कि एक्स वाई वाई बराबर x प्लस 1, ये हमारा क्वेश्चन दे रहा है। ठीक है, एक्स वाई जो है ये हमारे पास क्वेश्चन है। देखिए एक्स वाई जो है, एक्स वाई बिलोंग कर रहा है 1 से 1 2 3 4 के बीच में, और जो हमारा फलन जो है हमारा वो हमारा क्या है कि y बराबर x प्लस 1, यानी कि x यानी कि पहला वाला एलिमेंट प्रथम समुच्चय का घटक। ठीक है, इसमें हम 1 जोड़ दें तो y वाले के बराबर हो जाए। ठीक है, यानी कि पहले घटक में माने कि पहले वाले एलिमेंट, पहले समुच्चय के एलिमेंट में अगर हम a जोड़ दें तो हमारा y मिल जाए, दूसरा वाला समुच्चय मिल जाए। इसमें देखिए जो समुच्चय बनेगा हमारा इसी 4 में से बनेगा। ठीक है, तो हम क्या क्या हमको बन सकता है, इसको पहले हमको बनाना पड़ेगा। ये आपके सोचने पर निर्भर करता है, आप कहाँ तक सोच सकते हैं, कोई फार्मूला नहीं है। ये वाला जो दिया हुआ है, जो कंडीशन दिया हुआ है ये वाला, इसको आपको खुद बनाना पड़ेगा, कोई फार्मूला नहीं है इसके लिए। देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्या क्या हो सकता है कि x में 1 जोड़ेंगे तो y के बराबर हो जाएगा, तो 1 और 2 हो सकता है, क्योंकि देखिए 1 में 1 जोड़ेंगे, 1 पहले हम लिख दें 1, 2, यानी 1 में हम 1 जोड़ेंगे यानी कि x पहला वाला हो गया, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद हम क्या ले सकते हैं, 2 और 3 ले सकते हैं, 2 और 3 ले लिए, यानी कि 2 में 1 जोड़ें यानी x वाले में 1 जोड़े तो तीसरे वाले के मतलब y वाले दूसरे वाले के बराबर हो जाए, मतलब जो y वाला एलिमेंट है। उसके बाद हम 3 और 4 भी ले सकते हैं, और भी कोई मिलेगा 3 4, यानी कि 3 में हम 1 जोड़ देंगे तो हमारे 4 के बराबर हो जाएगा, यानी कि दूसरे वाले एलिमेंट के बराबर हो जाएगा। और भी कोई मिलेगा, और तो कोई नहीं मिलेगा, ये 3 ही एलिमेंट मिलेंगे। तो अब आपको बताना है कि इसमें प्रांत क्या होगा और परिसर क्या होगा। अगर हम इसे प्रांत और परिसर की बात करें, प्रांत और परिसर क्या होता था, प्रांत होता था हमारा पहले वाला समुच्चय, यानी कि जो हमारा प्रथम घटक होता था 1 2 3, प्रांत हमारा हो जाएगा 1 2 और 3। देखिए प्रांत हो जाएगा हमारे पास 1 2 3, और परिसर हमारे पास हो जाएगा परिसर हमारे पास हो जाएगा जो दूसरे घटक, जो दूसरे समुच्चय के घटक होते थे वो हमारे पास क्या होते थे, परिसर होते थे। यानी हो जाएगा 2 3 और 4, 2 3 और 4। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि इसी तरह का कोई संबंध दे। अगर हम यहाँ पे दे दें आपको 2x बराबर y, 2x बराबर y में अगर हमको निकालना रहे तो यानी कि पहले वाले एलिमेंट में 2 का गुणा करने पर दूसरा वाला एलिमेंट मिल जाए। यानी कि अगर हम 2 ले लेते हैं, इसमें अगर हम इसमें बनाना चाहें, यहाँ पे देख लीजिए इसका जो आंसर है वो यहाँ पे देख लीजिए किसी वाले से, और जो एक्स वाई पर बिलोंग करेगा वो इसी में बिलोंग करेगा, 1 से लेकर के 4 के बीच में। तो देखिए 2x बराबर y, यानी कि पहले वाले एलिमेंट में 2 का गुणा करेंगे तो दूसरा वाला एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। यानी कि अगर हम ले लें 2 और 4 ले लें, 2 और 4 ले लेंगे, यानी कि पहले वाले में 2 का गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, और 4 जो 4 के बराबर है ये होगा, यानी कि पहले वाले में 2 को गुणा करने पर दूसरे वाले के बराबर होना चाहिए, यानी कि 2 दूनी 4, और ये हो गया हमारे पास 4। कि और भी ऐसा कोई मिलेगा, 1 और 2 मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा और 2 मिल जाएगा। 1 में 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा जो कि इसके बराबर है, और कोई मिलेगा, और कोई नहीं मिलेगा, यानी कि हमारे पास इसके हिसाब से हमारे पास मिल गया यहाँ पे। इसकी अगर हम प्रांत की बात करेंगे तो ये हमारा प्रांत हो जाएगा 2,1 या 1,2 जो भी लिखें, और परिसर हो जाएगा हमारे पास 4,2, 4,2, 2,4 जो भी आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से कोई भी संबंध दिया रहेगा तो ऑपरेट करके आप प्रांत और परिसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास पॉइंट। इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम कुछ प्रकार के फलन होते हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, हेडिंग लगाइए समान फलन, यानी कि इक्वल फंक्शन। अभी इक्वल फंक्शन क्या होता है, देखिए इक्वल फंक्शन के लिए कंडीशन होता है, अगर फलन f, अगर कोई f एक फलन है जो a से b में जा रहा है और g एक फलन है जो वो भी a से b में जा रहा है, तो दोनों समान कब होंगे, इसके लिए कंडीशन होता है। देखिए पहली बात तो जो f का प्रांत है वो g के प्रांत के बराबर होना चाहिए। f एक फलन है और g एक फलन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
तो f का प्रांत b के प्रांत के बराबर हो या f का सहप्रांत b के सहप्रांत के बराबर हो या f(x) बराबर gx हो जाए तो f बराबर g। ठीक है, तो आपको उम्मीद है आपको समझ में नहीं आया होगा, तो इसलिए अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल है, देखिए बोल रहा है ये कोई समुच्चय दिया हुआ है 1,2 और b कोई समुच्चय दिया हुआ है 3,6 और उसके बाद से fx दिया हुआ है हमारे पास, fx हमारे पास दिया हुआ है x² + 2 और gx हमारे पास दिया हुआ है 3x। ठीक है, तो देखिए अब हमको बता, अब ये हमारा एग्जाम्पल है ये समान समुच्चय का। ठीक है, हमको समान समुच्चय सिद्ध करना है, समान समुच्चय है। देखिए करेंगे क्या कि fx यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक उठा करके रखेंगे। अगर हम इसमें, अगर हम यहाँ से f1 की वैल्यू निकालेंगे, f1 की वैल्यू निकालेंगे, f1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे एक रखेंगे, एक है क्योंकि एक रखे हैं। ठीक है, मतलब एक है इसलिए एक रखे हैं, तो क्या एक करना, एक करेंगे 1 + 2 हो जाएगा हमारे पास 3। इसी प्रकार अगर हम gx में अगर एक रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 3 g1 बराबर आ गया हमारे पास क्या, 3। ठीक है, तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए जब f(x) बराबर gx हो तो f बराबर g हो जाता है, यानी कि जब f1 बराबर 3 है और f1 और g1 बराबर भी 3 है तो ये 3 आपस में बराबर हैं कि नहीं है, ये बिल्कुल है। तो ये हमारा एग्जाम्पल होगा किसका, समान फलन का। ठीक है, फिर से समझ लीजिए कि a कोई समुच्चय दिया है, b कोई समुच्चय दिया है, फिर fx हमारे पास दिया है x² + 2 और gx हमारे पास दिया है 3x। तो हम क्या करना है, इस वाले कंडीशन को हम लेकर के पकड़े हैं, लेकर के चल रहे हैं। देखिए fx बराबर gx, यानी कि f जो यहाँ पे रखेंगे वही यहाँ पे भी रखेंगे। तो हम पहले यहाँ पे रखेंगे 1, तो क्या आएगा हमारे पास, फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 2 + 1 3 आ जाएगी। उसी प्रकार gx में हम क्या करेंगे, 1 रखेंगे, x के यहाँ पे 1, 3 × 3 आ जाएगा, यानी कि हमारा f1 बराबर क्या आ गया, g1 आ गया। तो ये हमारा क्या नाम है इसका, इक्वल्स फंक्शन है। उसके बाद अगर हम 2 भी रखना चाहें तो 2 रखिए, यहाँ पे 2 दूनी 4 प्लस इसका करेंगे 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और उसके बाद से जब यहाँ पे 2 रखेंगे, सॉरी यहाँ पे जब करेंगे 2 दूनी 4 प्लस 2 6 आ जाएगा। उसके बाद से जब यहाँ पे 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, यानी कि हमारा फंक्शन की वैल्यू यानी कि f2 बराबर g2 हो जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी कि हमारा समान फलन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, और दूसरी तरफ बढ़िए वास्तविक फलन। वास्तविक फलन क्या होता है, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि f सच दैट a से a में एक फलन है कि एक वास्तविक फलन f(a to a) एक वास्तविक फलन तब कहलाएगा जब समुच्चय a और b वास्तविक संख्या के समुच्चय r के उप समुच्चय होंगे। ठीक है, फिर से पढ़िए कि f(a to a) एक वास्तविक फलन तब कहलाएगा यदि समुच्चय a और b वास्तविक संख्याओं के समुच्चय r के उप समुच्चय हों। ये इसका मतलब क्या होता है, देखिए ये किताबी भाषा हो गया। अब हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि ये कह क्या रहा है। देखिए हम एक फलन ले लेते हैं, ये दिया हुआ है 2x + 1। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 2x + 1। अब देखिए, अब इसका प्रांत और इसका परिसर, यानी कि क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखिए बोल रहा है a और b, यानी कि a जो कि पहले वाले समुच्चय यानी कि जिसको हम प्रांत बोलते हैं, और b हो गया हमारा दूसरा वाला समुच्चय जिसको हम स्वप्रांत बोलते हैं। लेकिन जब उसमें से एलिमेंट के जहाँ पे मैपिंग बनेगा उसको हम परिसर बोलते हैं। तो हमें प्रांत और परिसर की बात करनी है, यानी कि वास्तविक फलन का मतलब ये है कि f(a to a) एक वास्तविक फलन तब कहलाएगा जब उसका प्रांत और उसका परिसर दोनों वास्तविक संख्या r के समुच्चय होते हैं। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन का, कोई भी फंक्शन एक वास्तविक फंक्शन यानी कि वास्तविक फलन तब कहलाएगा जब उसका प्रांत और परिसर दोनों वास्तविक संख्या के उप समुच्चय होंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे इसका प्रांत। प्रांत कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे पहले x बराबर क्या पुट करेंगे, 1 2 3 डैश 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 डैश। ठीक है, अब जब हम ये पुट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास जो a वाला जो समुच्चय हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 डैश डैश डैश। ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 आगे तक है।
और जो हमारा बी हो जाएगा वो हमको मिलेगा क्या, जब हम एक इसमें रखेंगे तो मिलेगा क्या, एक रखेंगे तो 2 1 2 1 3 मिलेगा, फिर 2 रखेंगे तो 2 4 1 5 मिलेगा, 3 रखेंगे तो 2 6 1 7 मिलेगा, फिर 4 रखेंगे 4 3 8 1 9 मिलेगा। ये हमको ऐसे ही मिलते जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो संबंध और प्रांत और परिसर का जो एक और परिभाषा होता है वो ये होता है कि फंक्शन अगर जो दिया गया रहता है इसमें हम जो आउटपुट देते हैं, जो हम आउटपुट देते हैं वो होता है हमारे पास डोमेन यानी कि प्रांत, और जो हमको इनपुट मिलता है वो होता है रेंज। ठीक है, तो एक और परिभाषा लिख लीजिए, आपको किताबों में नहीं मिलेगा। ठीक है, फंक्शन में ये आप अलग से कहीं घेर करके लिख लीजिएगा, सर्कल बना करके, या फिर जो भी आपको जैसा भी आपको उचित लगे। देखिए जो हम आउटपुट देते हैं, आउटपुट जो देते हैं यानी कि जो वैल्यू हम सोचते हैं रखने के लिए वो हमारे पास होता है प्रांत, और जो इनपुट मिलता है यानी कि वो वैल्यू फंक्शन में रखने के बाद हमको जो मिलता है वो होता है परिसर। ठीक है, ये बहुत मास्टर पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। जब हम इनपुट देंगे, जो हम आउटपुट देंगे वो हो जाएगा हमारे पास प्रांत, और जो हमको इनपुट मिलेगा वो हो जाएगा हमारे पास परिसर। यानी कि हम आउटपुट क्या दिए, हम आउटपुट दिए हैं 1 2 3 4, और इनपुट क्या मिला है हमारे पास 3 4 3 5 7 9, यानी कि ये हो गया हमारे पास प्रांत और ये हो गया हमारे पास परिसर। तो परिभाषा क्या होता है, परिभाषा क्या था, फिर से पढ़िए कि फलन वास्तविक फलन तब कहलाएगा जब उसके प्रांत और परिसर दोनों वास्तविक संख्या के उपसमुच्चय होंगे। तो देखिए वास्तविक संख्या क्या होती है, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक। उसमें हमको कोई भी रेशनल नंबर नहीं लेना होता है, उसमें हमको कोई भी रूट वाला नंबर नहीं लेना होता है। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो देखिए 1 2 3 4 ये भी वास्तविक संख्या का वास्तविक संख्या है, यानी कि वास्तविक संख्या का उपसमुच्चय है, और जो डी वाला हमको मिला है ये भी हमारा वास्तविक संख्या का उपसमुच्चय है। ठीक है, यानी कि ये जो हो रहा है ये दोनों यानी कि जो दोनों बैठ रहा है ये वास्तविक फलन पर सटीक बैठ रहा है, क्योंकि देखिए ये भी आर का उपसमुच्चय है और ये भी आर का उपसमुच्चय है। इस प्रकार ये जो हमारा ये वाला जो फलन हो जाएगा ये एक वास्तविक फलन का उदाहरण हो जाएगा, और ये वाला जो हो जाएगा जो हम लिखे थे यहाँ पे ये एक समान फलन का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला बात याद रखिएगा कि आउटपुट जो देंगे वो हमको प्रांत देगा और इनपुट जो हमको मिलेगा वो परिसर देगा। तो इसके आगे और भी सारी बातें हैं तो वो हम आगे बात करेंगे। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दबा कर शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए नॉलेज ग्रोथ अकेडमी को। धन्यवाद।